हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपना चैप्टर 4 कवर करेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम में लास्ट वीडियोस में अपनी जो हमारी प्रीवियस वीडियोस रही हैं उसके अंदर हमने नेशनल इनकम और उसके कुछ एग्रीगेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपको हर वीडियो में यही कहा है कि अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो पहले इससे प्रीवियस वीडियो देख कर आइए, तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि नेशनल इनकम हम पिछले कुछ वीडियोस से पढ़ते आ रहे हैं और वो एग्रीगेट्स हमें क्लियर होंगे, हम तभी इन पर भी काम कर पाएंगे, तभी हमें ये भी समझ में आएंगे। ठीक, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पहले देखेंगे हम कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम। वो इसका मतलब क्या है, वो पैसा जो कोई प्रोडक्टिव सर्विस के द्वारा कमाया गया हो। ठीक है, मतलब ये फैक्टर इनकम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ना, कि वो पैसा जो हमने किसी प्रोडक्टिव कुछ काम करा हो और उसके बदले में हमें मिला हो, वो हमारा फैक्टर इनकम कहलाता है। ठीक है, लेकिन फालतू का पैसा ऐसे नहीं, जैसे स्कॉलरशिप से मिल गया हो या किसी चीज़ से मिल गया हो तो आप उसको फैक्टर इनकम में इंक्लूड करोगे। नो, फैक्टर इनकम सिर्फ हम वही इनकम इंक्लूड करेंगे जो हमने कुछ काम करा और हमको उसके बदले में मिला। ठीक, बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर, मतलब कि हमारी कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने काम करा एक साल के अंदर और जो वो पैसा है वो हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक, अब बात आती है कि भाई एक साल के अंदर इंडिया के लोगों ने कितना पैसा कमाया है ना, तो वो हमारी नेशनल इनकम हो गई। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम देखा था डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। डोमेस्टिक इनकम मतलब जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। बट हमें तो नेशनल इनकम इंक्लूड करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो नेशनल इनकम के अंदर खाली इंडिया में रहकर कमाने वाले लोग ही नहीं आते, जो इंडियन सिटीजन्स बाहर अब्रॉड में जाकर जो काम कर रहे हैं और वो पैसा इंडिया आ रहा है, हम वो भी इंक्लूड करते हैं अपनी नेशनल इनकम में। ठीक, वो चीज़ हमने लास्ट में पढ़ी थी, NFIA है ना, जो लोग बाहर पैसा कमाते हैं उनका हम NFIA बोलते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम मतलब इंडिया में रहने वाले लोग और अब्रॉड में काम करने वाले लोग, दोनों को ऐड करके हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलेंगे? NDPFC, ये मैंने आपको रीड करना बताया है लास्ट वीडियो में, प्लस NFIA इक्वल टू NNPFC। अब नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? NNPFC। ठीक, इसके अंदर कोई आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई हम जो है अपना ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब कि क्लियर है अभी कि डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है इंडिया में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है CSO, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। मतलब हम थोड़ा ना इंडिविजुअली जाके कैलकुलेट करेंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है CSO, वो कैलकुलेट करता है, और ये आपका 1 मार्क के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक, अब ये जो CSO है ये कैसे करता है, मतलब ये कैलकुलेट करने का क्या मेथड होता है इसका। अब ये एक एक से जाकर तो पूछेगा नहीं, हाँ भैया आपकी कितनी इनकम है, आपकी कितनी इनकम है ना, ऐसा तो ये करेगा नहीं। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं, मतलब कुछ 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। तो फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड है इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे वैल्यू एडेड मेथड को। ठीक, अब हम आते हैं कि भाई वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले आज वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं, बाकी की जो दोनों मेथड्स हैं वो हम दूसरी वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस में ही कवर करेंगे। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ आपको समझ में आना ज़रूरी है। ठीक, अगेन अब हम इसे देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के अलग अलग फेज पर हम जो काम करते हैं उससे हम इस मेथड को लेते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं से क्या बना? आटा बना, ये पहला फेज हो गया। आटे से क्या बना? ब्रेड बन गया, ये दूसरा फेज हो गया प्रोडक्शन का। ब्रेड से फिर क्या बना? केक बना, वो तीसरा प्रोडक्शन हो गया। तो इन तीनों फेजेस से हम क्या निकालेंगे? अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब आते एवरी एंटरप्राइज एड्स टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विच इज परचेजेस एट इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब कि जो हर एंटरप्राइज है, मतलब हर फेज पर जो एक एक एंटरप्राइज है वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करती रहती है उसके अंदर। ठीक,
अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, मतलब जैसे हमने कोई रॉ मटेरियल उठाया और उसमें हमने थोड़ा सा कुछ काम किया और उसे हमने बेच दिया, तो वो क्या होता है, इसका इंटरमीडिएट गुड्स हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, द वैल्यू विच इज एडेड इज नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और जो वैल्यू हम ऐड करते गए उसके अंदर वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक, अब जैसे सपोज करिए कि मैंने मतलब मैं कुछ भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसके अंदर। सपोज करो कि भाई मैंने आटा लिया था 200 रुपीज़ का फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 200 का मैंने, वो जो गुड्स था मेरा रॉ मटेरियल वो 200 का था, और मैंने जो उसको सेल आउट किया वो कितने का कर दिया, 300 का। मतलब मैंने 200 का तो रॉ मटेरियल खरीदा बट बेचा मैंने 300 का, तो मैंने कितनी रुपीज़ की वैल्यू ऐड करी उसके अंदर, बताइए। मैंने उसके अंदर 100 रुपीज़ की वैल्यू ऐड कर दी। तो जो ये 100 रुपीज़ होता है ये आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कहलाता है। क्लियर? ठीक, तो अगर अब आपसे पूछे कोई तो कि भाई ये क्या चीज़ है, तो आप बताएंगे कि जो हमने वैल्यू ऐड करी है वो हमारा वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होगा, जिसे हम GVA-MP भी बोलते हैं या फिर GDP-MP भी हम बोलते हैं। सो हमारा वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कि वैल्यू एडेड हमने क्या करा कि भाई जो वैल्यू ऑफ आउटपुट थी और हमने उसके अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया। अब हम इसे अलग अलग देखते हैं कि भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही हमारा क्या होता है। ठीक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि जो हम डोमेस्टिक कंजम्पशन कर रहे हो, प्लस हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमने मतलब एक तो हमने यहीं से ही रॉ मटेरियल इकट्ठा करा, या फिर हमने इंपोर्ट भी कर सकते हैं हम दूसरी कंट्री से। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, ऐड कर कर इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हो आपको और डोमेस्टिक और इंपोर्ट दिया हो तो आप इन दोनों को ऐड करके ये निकाल लेंगे। ठीक, अब बात आती है वैल्यू ऑफ आउटपुट की भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है हमारा सेल्स, कि सेल कितना हुआ, कितने का हुआ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने आटे से केक या बिस्किट बनाया, तो वो क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई। अब सपोज करो, चलो वो तो सेल है, लेकिन अगर आपका जो माल था वो 10 यूनिट्स थे आपके पास में और 7 वो बिक गए, जो बच गया वो उसका क्या करोगे, तो वो जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। ठीक है, तो ये क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा हमें। ठीक, इसका एक चीज और इसमें हो सकती है, वो क्या हो सकती है, डोमेस्टिक सेल, मतलब हमने जो यहीं इंडिया में सेल करी है, या फिर हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। तो हमने अगर एक्सपोर्ट करा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। क्लियर? अब ये ज़्यादा क्लियर है आपको, ये चीज़ें दिख रही होंगी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन माने डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स जो हमने इंपोर्ट करा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल जो हमने माल बेचा, और चेंज इन स्टॉक प्लस डोमेस्टिक से, ये आपका डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स। क्लियर? अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ पर। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, फार्मर का, मिलर का और बेकर का। कि भाई फार्मर ने क्या दिया आपको, फार्मर तो आपको वीट देगा ना खाली, तो वीट अगर वो देगा तो उसके अंदर जो आपकी वैल्यू होगी वो कितने का है, मान लो 500 रुपीज़ का उसने वीट दिया आपको, गेहूँ दिया। अब इसके ये तो इसने तो कुछ ऐड नहीं करा इसके अंदर, क्योंकि इसकी तो टोटल मेहनत ही थी खाली, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक, तो हमारा वैल्यू एडेड या क्या होता है, वैल्यू प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 500 माइनस 0 कितना हुआ आपका, 500 ही हो गया। ठीक, अब बात आती है कि भाई इसने तो चलो 500 का हो गया, बट जो गेहूं से जो आटा बना उसने कितना करा, तो मान लीजिए कि 700 रुपीज़ का उसका था, तो उसके अंदर यहाँ पे उसने कितने रुपए ऐड करे, बताइए। ठीक, तो अब वीट जो था वो 500 रुपीज़, मिलर ने जो उसका आटा बनाया वो 700 रुपये में उसने बेचा, और जो बेकर ने केक या ब्रेड बनाया वो 1000 रुपये में उसको सेल आउट करा। तो भाई यहाँ हम देख सके कि फार्मर की तो प्योर अपनी मेहनत थी, उसने तो कुछ नहीं इंटरमीडिएट वो करा, तो ये तो उसकी वैल्यू एडेड तो 500 ही आ गई, है ना।
लेकिन अब जो मिलर है जिसने फ्लोर बनाया उसने कितना ऐड करा वैल्यू को यहाँ पर, हाँ उसने तो 500 ही करा ना, ठीक। अब यहाँ पे फिर कितना हुआ, मतलब अगर ये कितने रुपए इसने ऐड करे तो ये 700 माइनस 500 कर दो आप, कितना हुआ 200। क्लियर। अब बात आती है कि भाई 700 इसने बेकर ने कितना करा, इसने 700 यहाँ पे वो कर दिया, ठीक। तो इसका कितना कैलकुलेट हुआ, 1000 में से 700 गए, कितना में बना 300, है ना। तो हम इन तीनों वैल्यूज को टोटल कर लेंगे यहाँ पर और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू एडेड कॉस्ट, ठीक। तो ये कितना हुआ हमारा टोटल 1000। क्लियर। अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि हमने अपना ये चीजें कैसे निकाली। उसको ठीक से सेट कर देते हैं नीचे ताकि आपको पता रहे कि ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई वैल्यू एडेड, ठीक। वैल्यू एडेड का मतलब क्या था, GVA MP, ये हम देख ही चुके हैं अपनी लास्ट में कि क्या था हमारा मतलब, ठीक। अब बात आती है कि हमने कैसे कैसे कैलकुलेट करा अपना जो वैल्यू एडेड था, वो 3 तरह से हमने ऐड करा, ठीक। तो हमने ये देख लिया कि वैल्यू एडेड हमारा 1000 आ गया। जनरली इस तरह का ही होता है, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने अपना वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकाला, पहला है वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू एडेड क्या होता है, GVA MP इक्वल टू GDP MP। अब GDP MP तो हमारे पास आ गया क्योंकि वैल्यू एडेड आ गया तो ये वो हो गया, बट हमें निकालना कहाँ है, क्या है, नेशनल इनकम निकालनी है ना। तो GDP MP से NNP FC पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हम पिछली वीडियोस में हमने पढ़ाई है कि भाई नेट से ग्रॉस पर आना है तो हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद नेट नेशनल से डोमेस्टिक पर आना है तो प्लस NFIA, और अगर प्रोडक्ट तो सेम है, फैक्टर कॉस्ट से MP यानी मार्केट प्राइस पर जाना है तो माइनस NIT। इसके थ्रू हम अपना नेशनल इनकम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो इसी के साथ हमने अपना वैल्यू एडेड मेथड जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा और ये क्लियर कर दूंगी, और फिर ये जो है हमारा फर्स्ट जो इसका था मेथड वो हमने पूरा कर लिया, फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। आप इसको करिए और मैं इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आपको दूंगी, प्रॉब्लम्स भी जो आप कैलकुलेट करिएगा, और इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि हम इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक। तो हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।